नमस्कार, झारखंड विधानसभा टीवी में आपका स्वागत है। आज हम रूबरू होंगे विधानसभा के माननीय सदस्य श्री लंबोदर महतो जी से। जानेंगे इनके राजनीतिक सफ़र के बारे में, इनके व्यक्तिगत जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में। माननीय विधायक जी, आपका स्वागत है झारखंड विधानसभा टीवी में। सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को अपना पूरा परिचय जो है वो विस्तार से स्वयं दें। जोहार, मेरा नाम डॉक्टर लंबोदर महतो है और मैं पंचम झारखंड विधानसभा का गोमिया विधानसभा से निर्वाचित विधायक हूँ। निश्चित रूप से इससे पहले मैंने कई सफ़र ये सरकारी नौकरी के तौर पर, राजनीति के तौर पर, सामाजिक सेवा के तौर पर सफ़र करने के पश्चात झारखंड विधानसभा में मैं यहाँ पर आया हूँ। सबसे पहले मेरा जो प्रारंभिक जीवन है वो बहुत ही कष्टमय और गरीबी में बीता। चाहे वो हम प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा के लिए उस समय जो नदी था, नदी में कोई पुल पुलिया नहीं था। बरसात के दिन में आने जाने में काफ़ी दिक्कतें हुआ करती थी और पैदल हम लोग राजकीय मध्य विद्यालय मुढ़ुल सुदी, जो घर से 3 किलोमीटर दूर पर था, वहाँ पर हम लोग पैदल आना जाना करके प्रारंभिक शिक्षा वहाँ से ग्रहण की। फिर वहाँ से हाई स्कूल क्षेत्र राजकीय कृत चेतनाथ उच्च विद्यालय हरनाद, जो मेरे घर से 8 किलोमीटर था। प्रतिदिन हम लोगों ने वहाँ से पैदल 8 किलोमीटर हाई स्कूल जाना, फिर वहाँ से आना। और उस समय हम लोग के पास कोई संसाधन नहीं था, सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ के और वही पुराने मित्रों से प्राप्त करके हम लोगों ने 1982 में मैट्रिक राजकीय कृत चेतनाथ उच्च विद्यालय हरनाद से प्रथम श्रेणी में विद्यालय में भी टॉप किया और जिला में भी टॉप किया। फिर गरीबी के कारण हम आगे की शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए और फिर हमको प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए जो प्राथमिक शिक्षा महाविद्यालय सिमरिया है, वहाँ से 2 साल का हमें प्राथमिक शिक्षक का ट्रेनिंग लेना पड़ा। और उस ट्रेनिंग का जब रिजल्ट आया तो उसमें पूरे बिहार में मैंने टॉप किया था। और उसके बाद फिर बोकारो शिफ्ट किया, जहाँ पर ट्यूशन पढ़ाना, घर घर में जाके लोगों को ट्यूशन पढ़ाने के बाद फिर अपना भी पढ़ाई जारी रखा। और चूँकि प्रारंभिक मेरा पारिवारिक जीवन भी बहुत कष्टमय रहा। पिताजी असमय काल के गाल में समा गए। परिवार के 2 छोटे भाई को पढ़ाना, बहन को पढ़ाना, परिवार को चलाना, अपने पढ़ना, वो भी घर घर में जाके बोकारो स्टील सिटी में घर घर में जाके ट्यूटर के रूप में पढ़ाने लिखाने का काम किया। फिर उसके बाद लगातार प्राइवेट से मैंने इंटर भी किया, फर्स्ट डिवीज़न, बीए ऑनर्स भी फर्स्ट क्लास किया, पीजी भी फर्स्ट क्लास किया। और रेगुलर एजुकेशन मेरा कभी नहीं हुआ, कॉलेज हम कभी नहीं जा पाए, ये गरीबी के कारण। और इसी बीच में चूँकि मैंने प्रारंभिक टीचर के लिए 2 साल का ट्रेनिंग ले चुका था सरकारी महाविद्यालय से, सिमरिया से। 1990 में मेरी पहली पोस्टिंग कल्याण विभाग बिहार सरकार के एकदम सुदूरवर्ती गढ़वा जिला से 26 किलोमीटर दूर चिनिया, जो पूरी तरह से नक्सल प्रभावित गांव है, वहां पर एक अनुसूचित जनजाति आवासीय उच्च विद्यालय चिनिया, वहां पर मेरी पहली पोस्टिंग हुई। और 23 मार्च 1990 को प्राथमिक शिक्षक के रूप में मैंने उस विद्यालय में योगदान किया। और वो चूँकि काफ़ी सुदूरवर्ती एरिया भी था, नक्सल क्षेत्र भी था और 26 किलोमीटर चिनिया से दूर था। वहाँ पर हम लोग 14 किलोमीटर पैदल जाते थे और उसमें से 6 किलोमीटर जंगल था। और सुबह शाम दोपहर वहाँ जो नक्सलियों से मिलना जुलना, उठना बैठना, होटल जाए तो वहाँ मिले, हर जगह पर उन लोगों के साथ। और हम 6 साल तक उस विद्यालय में 1996 तक चिनिया जैसे सुदूरवर्ती और नक्सल प्रभावित उच्च विद्यालय में, जो अनुसूचित जनजाति के लिए कल्याण विभाग का विद्यालय संचालित होता, वहाँ पर 6 साल तक प्राथमिक शिक्षक के रूप में वहाँ पर पढ़ाने का काम किया। और इसमें एक और हम लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण किया कि शिक्षक के रूप में भी मैंने उस विद्यालय, जो अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए आवासीय विद्यालय था, पूरे प्रमंडल में रिजल्ट में उसको टॉप कराने का काम किया। और इसके साथ ही प्राइवेट से डिग्री भी लेना, पढ़ना भी, पढ़ाना भी। और इसी के साथ हमने बिहार वर्ष सेवा चयन परिषद के द्वारा जो तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा निकला था,
हमने उसमें भी आवेदन किया, उसमें भी प्रारंभिक परीक्षा पास किया, मुख्य परीक्षा पास किया और फिर श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के रूप में मेरी पोस्टिंग हुई। और ये भी पोस्टिंग मेरा नक्सल प्रभावित क्षेत्र में चंदवा, जो पलामू प्रमंडल के चंदवा ब्लॉक में पोस्ट, वहाँ पर पहली पोस्टिंग मेरी श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के रूप में हुआ। फिर उसके बाद मैंने पढ़ाई का क्रम जारी रखा। एक तरफ गरीबी, एक तरफ संसाधन का अभाव, एक तरफ सुदूरवर्ती क्षेत्र, एक तरफ नक्सली, कई समस्या थी, लेकिन मैंने जीवन में कभी हार नहीं माना। हमेशा मेरा था कि आगे बेहतर करना है, समस्याओं के सामने नतमस्तक नहीं होना है। इसका यही नतीजा है कि हमने लगातार श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के पद पर योगदान के करने के पश्चात नौकरी करने के साथ साथ मैंने जेपीएससी के बीपीएससी की तैयारी करता रहा और 42वीं बीपीएससी में मैंने प्रारंभिक परीक्षा भी पास किया, मुख्य परीक्षा भी पास किया और उसके बाद मेरा अंतिम रूप से बिहार प्रशासनिक सेवा में उपसमाहर्ता के रूप में मेरा चयन हुआ। और चयन होने के ठीक कुछ बाद बिहार से झारखंड अलग होकर हम लोग की सेवा झारखंड में आ गई और झारखंड में भी मेरी पोस्टिंग लगातार नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रही। और जिस प्रखंड में मैं रहा उस प्रखंड को आदर्श प्रखंड के रूप में हम लोगों ने डेवलप किया। मेरे प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में झारखंड में सबसे पहले लोहरदगा जिला में हम लोगों ने जिला प्रशिक्षण किया, एटीएमए प्रशिक्षण लेने के पश्चात। फिर उसके बाद नक्सल प्रभावित क्षेत्र बसिया में मेरा प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में पोस्टिंग रहा। फिर बसिया के बाद महेशपुर में मेरा पोस्टिंग रहा। फिर महेशपुर के बाद मेरा प्रखंड विकास पदाधिकारी गोला के रूप में मेरा पोस्टिंग हुआ। और फिर गोला के बाद माननीय मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी जी जो तत्कालीन मंत्री हुआ करते थे, मेरे काम करने के तौर तरीके से और उसे प्रभावित होकर उन्होंने अपने साथ अपने आप सचिव के रूप में हमें ये किया और मैंने चंद्रप्रकाश चौधरी जी के साथ आप सचिव के रूप में लगभग 7 साल तक काम किया। और इसी बीच कार्यपालक दंडाधिकारी के रूप में भी काम किया। अनुमंडल पदाधिकारी बुंडू में भी जो नक्सल प्रभावित अनुमंडल था वहाँ भी काम किया। फिर उसके बाद मेरा ये अपर समाहर्ता, अपर जिला दंडाधिकारी के पद पर मेरी प्रोन्नति भी हुई और लगातार हम लोगों ने काम करता रहा। शुरू से मेरा जुनून था, जब नौकरी में थे, शिक्षक के रूप में थे और जब हम ट्यूशन भी पढ़ाते थे, ट्यूटर के रूप में थे, उस समय से ही मेरा ये जुनून था कि हम अपना करियर, अपना नौकरी, अपना सब कुछ करने के बाद समाज सेवा से हमेशा लगाव रहा। और उस समय भी जब हम नौकरी में नहीं थे तब भी समाज से जुड़े रहे, समाज के लोगों से जुड़े रहे। लोगों की समस्याओं को दूर करने में हम लोगों ने हर तरह की मदद करने का काम किया। और विधायक बनने से पहले भी और विधायक बनने के बाद भी हमेशा समाज से जुड़ा रहा, लोगों से जुड़ा रहा, जन समस्याओं के निराकरण में लगा रहा। और मेरा पहले हम कॉलेज जाने का, हमको रेगुलर किसी कॉलेज में जाकर पढ़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन मेरा ये था कि अपने करियर में आज तक मैंने फर्स्ट क्लास छोड़ के कभी सेकंड क्लास नहीं किया। और फिर उसके बाद मेरा ये भी जुनून था कि हमको, जब चंद्रप्रकाश चौधरी जी के समय हम काम कर रहे थे तो उसी समय ऐसा संजोग हुआ कि एक माननीय सदस्य, उस समय वो अनुमंडल पदाधिकारी के पद पर कार्यरत थे। मेरा बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा। एक माननीय सदस्य जो मेरे ही क्षेत्र के थे, मैं उनसे मिलने गया, उनका व्यवहार बहुत ही दुर्भावना से ग्रसित था और पूरी तरह से डिमोरलाइजिंग था। इवन कि चूँकि हम तो अनुमंडल पदाधिकारी थे, क्लास 1 में थे, माननीय विधायक जी बैठे हुए थे, मैं गए उनसे अभिवादन किया, प्रणाम किया, तो उन्होंने दुत्कारा कि यहाँ जाइए, आप उधर बैठिए। तो हमने वो दिन भी हमको याद है, 12 दिसंबर 2012, मैंने उसी दिन संकल्प लिया कि अब मैं नौकरी छोड़ के विधायक बनूंगा। और उसी दिन संकल्प लिया कि इनको पहला काम तो मेरा ये रहेगा कि ये इनको विधायक बनने नहीं देंगे और दूसरा काम ये होगा कि हम विधायक बनेंगे। और उसी दिन 12 दिसंबर 2012 का संकल्प एक मेरे मित्र के यहाँ कार्यक्रम के क्रम में, जो हमें अपमानित होना पड़ा था, और उसी दिन हमने संकल्प लिया था कि हम विधायक बनेंगे। और जनता का सहयोग, ऊपर वाली की कृपा और जो जन ये में लगे रहे, लोगों के साथ लगे रहे, समाज सेवा में लगे रहे, उसका परिणाम है कि आज विधायक है। और आज भी
जब हम विधायक नहीं थे तब भी 18 घंटा मेहनत करते थे और आज भी 18 घंटा हम मेहनत कर रहे हैं, लोगों के साथ समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जनसेवा और वो अपमानित जो हुए जी, वो एक मेरे लिए वह महज संयोग था। और पदाधिकारी जो डिप्टी कलेक्टर बनने के पीछे भी मेरा यही था कि एक आवेदन एक पदाधिकारी के पास गए थे और उस आवेदन में ग्रीन से सिग्नेचर मेरा किया हुआ था, जिस पर पदाधिकारी ने टोक दिया था कि आप ग्रीन में सिग्नेचर करने के टाइटल नहीं है। और हमने उसी दिन संकल्प लिया था कि डिप्टी कलेक्टर बनेंगे, क्लास 1 अफसर बनेंगे और ग्रीन इंक से सिग्नेचर करने के टाइटल बनेंगे। और वो भी मेरे लिए प्रेरणा का कारण बना। तो हर समस्या को, हर अपमानित को, हर ये को अपमान को मैंने संकल्प के रूप में लिया, चुनौती के रूप में लिया और उसके रूप में आज हम यहाँ पर हैं। तो विधायक जी, आपका जो आपने जो इतना विस्तार से बताया, तो मैं जब इसको सुन रहा था तो ऐसा लग रहा था कि कोई फिल्म की पटकथा है। आपको भी, दर्शकों को भी कुछ ऐसा लग रहा होगा कि हम एक संघर्ष भरे जीवन की एक पटकथा जो है वो सुन रहे हैं। आपने जो ठाना उसको पाया। ये तो राजनीति आपके सामाजिक जीवन के क्षेत्र से जुड़ी हुई बातचीत हुई, एक लंबे संघर्ष के सफ़र की बातचीत हुई। राजनीति के अलावा भी एक व्यक्ति की अभिरुचि होती है, कई अन्य अलग अलग क्षेत्रों में अभिरुचि होती है। आपकी इसके अलावा और क्या अभिरुचि है? देखिए, मुख्य रूप से मेरा स्टूडेंट लाइफ से ही, जब हम क्लास 10th में पढ़ते थे तो 9th के बच्चों को पढ़ाते थे, 8 के बच्चों को पढ़ाते थे। तो मेरा टीचिंग शुरू से हॉबी रहा, चाहे वो परिस्थिति का कारण जो बना हो कि हम मैट्रिक के बाद टीचर्स ट्रेनिंग करने के बाद एज ए ट्यूटर काफ़ी दिनों तक बोकारो में काम किया, घर घर में जाना, लोगों को पढ़ाना, छात्रों को पढ़ाना। तो पढ़ाना मेरा एक हॉबी हो गया, शौक़ हो गया। और अभी भी चूँकि टीचिंग में काफ़ी लंबा समय रहा, टीचर के रूप में भी लगभग 8 साल तक हम पढ़ाने का काम किए। तो आज भी मेरा एक हॉबी है कि हम अभी भी विधायक के रूप में भी जब जाते हैं किसी स्कूल में जी, स्कूल खुला रहता है, बच्चे रहते हैं, तो वहाँ भी जाके भी हम पढ़ाने का काम करते हैं। तो बच्चों को पढ़ाना एक मेरा हॉबी रहा है और अभी भी ये काम हम कर रहे हैं। आज विधायक के रूप में भी अगर किसी विद्यालय में जाते हैं तो वहाँ के छात्र छात्राओं को पढ़ाने का काम करते हैं। दूसरा मेरा एक शौक़ है, खेल के प्रति भी मेरा फुटबॉल के प्रति शौक़ रहा, बैडमिंटन के प्रति शौक़ रहा। और आज भी हम जब भी मौका मिलता है इन दोनों खेल में अपना समय निकालते हैं, फिजिकल फिटनेस के लिए, मेंटली फिटनेस के लिए भी, और ये भी आवश्यक है। तो आज भी फुटबॉल, बैडमिंटन दोनों के प्रति शौक़ है, पढ़ाने का शौक़ है और अभी भी ये काम कर रहे हैं। इसके साथ ही लिखने का एक मेरा शौक़ है। इसका कारण है, आप देखेंगे कि मेरा अपना एक शोध ग्रंथ भी है, कोठार लोकगीतों में संस्कृत काव्य से गृहीत प्रसंग पर मेरा एक शोध ग्रंथ भी है। अभी हमने आप देखे होंगे कि विधायक बनने के बाद मेरा एक था कि झारखंड विधानसभा के सदस्यों के लिए कोई ऐसा एक ग्रंथ नहीं था या कोई सा संग्रह नहीं था जिसमें उनके अधिकार, शक्तियाँ, संवैधानिक प्रावधान या माननीय विधायकों के लिए जो दी जाने वाली योजना है उसके लिए कोई रूल रेगुलेशन गाइड से संबंधित कोई भी एक जगह पर कोई संकलन नहीं था। और मैंने भी एक विधानसभा में विधायक बनने के बाद बहुत खोजा कि कहीं ऐसा मिले जिसे हम लोग अध्ययन कर सके, सीख सके, जानकारी प्राप्त कर सके। तो कहीं मिला नहीं, उपलब्ध नहीं था, तो हमने ये काम किया और झारखंड विधानसभा के संदर्भ में एक परिपत्र संग्रह का संकलन किया जो काफ़ी उपयोगी है, जिसकी सराहना लोग कर रहे हैं और लगातार उस पर अभी एक हमने और अभी काम उस पर पूरा एक्सरसाइज हम कर रहे हैं कि आज राजनीति में शुचिता के लिए, राजनीतिक शुचिता जरूरी है समाज में, राज्य में, देश के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और इस संदर्भ में अभी सरकार भी प्रयास करती है कि जो माननीय सांसद है, माननीय विधायक है, माननीय मंत्री है, मुख्यमंत्री है, उनके लिए जो स्वजन प्रदर्शन करने से संबंधित, उनके शिष्टाचार के लिए, शिलान्यास उद्घाटन से संबंधित, ये तरह तरह के कभी कभी सामने समस्या ही आती है। या इस संदर्भ में अगर आप देखोगे कि राजनीतिक शुचिता के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का और कई उच्च न्यायालयों का भी बहुत सारे परिपत्र, बहुत सारे न्यायाधीश आए हैं जी। अभी हमने ये संकलन किया है जिसका विधिवत अभी हम लोग विधानसभा स्थापना दिवस में इसका हम लोग लोकार्पण कराएंगे कि जितना भी लोकसभा या राज्यसभा या राज्यसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य, जो भी जनप्रतिनिधि है, उनके लिए
सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का जितने भी न्यायाधीश आए हैं, जिनके राजनीतिक सुचिता के लिए जिनकी बहुत ही आवश्यकता है, तो इन सारे का हमने संकलन किया है, जिसका हम लोग विधिवत लोकार्पण भी कराएंगे। तो अभी भी पढ़ना, पढ़ाना, लिखना, ये सारा चीज़ पर हम लोग लगे हुए। एक चीज़ अभी और हम लोग कर रहे हैं कि मेरे विधायक बनने के बाद से अब तक विधानसभा में गोमिया विधानसभा से संबंधित या राज्य से संबंधित जितने महत्वपूर्ण मामले आए, और कई ऐसे महत्वपूर्ण मेरे द्वारा जो लाए गए सवाल हैं, उन्होंने राज्य के परिदृश्य को बदलने के लिए ये किया है। अभी आप देखे होंगे कि मेरा 8 सितंबर 2020 को मेरा विधानसभा में एक क्वेश्चन था, अल्पसूचित प्रश्न में आया था। वो था कि राज्य में कई ऐसे वृद्ध, वृद्धा या विधवा या दिव्यांग छूटे हुए हैं जिनको पेंशन नहीं मिल रहा है। मेरा ही अल्पसूचित प्रश्न में था, और उसी अल्पसूचित प्रश्न के आलोक में जब मेरा प्रश्न आया, सरकार का जवाब आ रहा था, माननीय जोबा जी इसका जवाब दे रहे थे, तो कई सदस्यों ने उठ के इसका समर्थन किया कि ये बहुत ही जस्टिफाइड है राज्य हित में, राज्य के विधवाओं के लिए, वृद्धाओं के लिए, जो दिव्यांग है उनके लिए, कि इसको करना चाहिए। और आज उसी अल्पसूचित प्रश्न के आलोक में सरकार के आश्वासन के आलोक, और उसी दिन जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री है आलमगीर जी ने, उन्होंने तुरंत इशारा किया कि आज इसका घोषणा करेंगे मुख्यमंत्री जी, और उसी दिन मुख्यमंत्री जी ने सदन में घोषणा किया। और आज उसका परिणाम है कि करीब 13 लाख, पूरे राज्य में 13 लाख से ज़्यादा, और उसी के आलोक में सरकार ने सर्वजन पेंशन योजना भी लाई, और आज 13 लाख से ज़्यादा वृद्ध, विधवा, दिव्यांग जितने भी हैं, इन सारे लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। अब देखे होंगे राज्य स्तर पर ओल्ड पेंशन स्कीम भी मेरे विधानसभा में लाया हुआ था, और उसी में सरकार का आश्वासन के आलोक में आज ओल्ड पेंशन स्कीम भी लागू हुआ, जिसमें हजारों जो वर्कर्स हैं सरकारी, उनको इससे बेनिफिट मिल रहा। कई ऐसे मामले 87 ओबीसी को 27% आरक्षण देने से संबंधित, उसमें भी मेरे ही प्रश्न के आलोक में सरकार का आश्वासन था। आप जो हम लोग जिसकी बात करें 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति, जिसको लेकर हमने लगातार आंदोलन किया, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी, मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में, अल्पसूचित में, तारांकित में, जितने भी प्रश्न करने के आधार हैं, हर आधार पर इसको लेके। और आप देखे होंगे कि लगातार मेरा ये संकल्प था कि बजट सत्र 2021 से लगातार इस मामले को लेकर हम विधानसभा से बाहर धरने पर बैठे रहे, तब तक बैठे रहे जब तक सदन में ये विधेयक नहीं आया। ये विधेयक आया, विधेयक पारित भी हुआ। तो कई मामलों को लेकर, और आप देखे होंगे कि हमने कई चीज़ों को लेकर एक नया स्वरूप देने का काम किया। अभी आप देखे होंगे कि याचिका के माध्यम से मैंने कई लोगों को जो नक्सल गतिविधि में मारे गए, उनके आश्रितों को याचिका के माध्यम से उनको नौकरी दिलाने का काम किया, अनुकंपा के आधार पर कई मामलों पर मुआवजा देने का काम किया। और आज हमें खुशी एक चीज़ को लेकर, हमने 2020 बाद 16 मार्च 2020 से लेकर लगातार एक मामले को लेकर मैंने आंदोलन किया, सदन के अंदर भी, सदन के बाहर भी, मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी। और आज हमें खुशी है कि 3 साल संघर्ष करने के बाद आज हमें सफलता मिली। वो मामला है 8 अप्रैल 2014 को शहीद विनोद जाधव, जिनकी नक्सली हत्या में सुकमा में, छत्तीसगढ़ में, जिनकी जो शहीद हो गए थे, उनकी विधवा को नौकरी देने का लड़ाई हमने लगातार 3 साल तक लड़ा, मुआवजा देने का। तो आज हमें खुशी है कि विधानसभा में वो मामला लाने के बाद उन्हें मुआवजा भी मिला, और अभी हाल में 2 महीने पहले उसकी पत्नी को हम लोगों ने नौकरी भी दिलाई, और नौकरी दिलाने में भी लगातार 3 साल का संघर्ष करना पड़ा। तो आज एक खुशी है कि एक शहीद परिवार के आश्रित को, उसकी विधवा को आज अनुकंपा पर नौकरी मिल गई। एक ये है, कई जितने महत्व राज्य स्तर के मामले देखे या क्षेत्र के स्तर, मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र स्तर में भी कई ऐसे महत्वपूर्ण काम, जो मेरा संकल्प था, सपना नहीं संकल्प था। एक संकल्प ये था कि हमें गोमिया विधानसभा क्षेत्र के सभी गाँवों में, सभी टोलों में हमें शुद्ध और स्वच्छ पेयजल पहुँचाना है, पाइपलाइन के माध्यम से। और आज हमको ये बताते हुए खुशी हो रही कि लगभग 60 करोड़ की लागत से मेरा पेटवार में चल रहा है, जिसमें 39 गांव में पानी जा रहा है। तेनुघाट डैम का पानी हम लोग 39 गांव में पहुंचाने का काम। तेनुघाट डैम एशिया महादेश का सबसे बड़ा अर्धन डैम है, और उसका दुर्भाग्य ये था कि डैम हम लोगों का था, नदी हम लोगों का था, पानी हम लोगों का था, ज़मीन हम लोगों की गई, लेकिन वहाँ के लोगों को एक बूंद पानी पीने के लिए नसीब नहीं था।
वो पानी बोकारो स्टील प्लांट में चला जाता था, पश्चिम बंगाल में चला जाता था। हमने संकल्प लिया कि डैम अगर यहाँ का है, मिट्टी यहाँ की है, जल यहाँ के है, विस्थापन के मार अगर यहाँ के लोग झेल रहे हैं तो पीने का पानी यहाँ के सभी लोगों को मिलना चाहिए। और आज 60 करोड़ की लागत से पेटवार और उसके अगल बगल के 39 गांव में पहुँच रहा है। अभी हमने कसमार में 1 अरब 16 करोड़ की लागत से जल जीवन मिशन से स्वीकृति कराई, उसमें कसमार प्रखंड के 57 गाँव में पानी पहुँचेंगे। अभी हम लोगों ने पेटवार प्रखंड के 2 पंचायत छूटे हुए थे, 18 करोड़ की लागत से उसकी स्वीकृति कराई है। चरगी को उसका भी काम अभी चल रहा है। और गोमिया प्रखंड में भी लगभग अभी 45 करोड़ की लागत से मोहटार थाना क्षेत्र जो पूरी तरह से नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ पर हम लोगों ने पेयजल के लिए अभी योजना चालू है, योजना का काम चल रहा है। जो चतरोचट्टी थाना क्षेत्र है जो झूमजा पहाड़ के तलहट्टी पर है और पूरी तरह से नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ भी हम लोगों ने 18 करोड़ की लागत से करवाई है। पचमों में 18 करोड़ से लागत से पूरी तरह से झुमरा पहाड़ के तलहट्टी पर है। अभी हम लोगों ने बड़की चिदरी और इसके आसपास के लिए 45 करोड़ की लागत से करवाई। तो मेरा एक जो संकल्प था कि गोमिया विधानसभा में लोगों को शुद्ध और स्वच्छ पेयजल पहुँचाए, इस दिशा में हमें सफलता मिली है। सरकार का सकारात्मक सहयोग मिला है और सरकार के सहयोग से आज मेरा गोमिया विधानसभा के सभी गांव, सभी टोलों में पीने के पानी के लिए महत्वपूर्ण कई योजनाओं का हम लोगों ने स्वीकृति करा के आज उसका काम चालू है, ज़मीन पर हम लोग उतार रहे हैं। थोड़ा बातचीत का रुख अब हम लोग थोड़ा टर्न करते हैं। लगता है कि मतलब बहुत सारी बातें, बहुत सारे ऐसे काम जो आपने अपने क्षेत्र में किए हैं। एक जनप्रतिनिधि चूँकि उसकी जो पूरी ऊर्जा है वो अपने क्षेत्र के लोगों के लिए लगती है, लेकिन एक जनप्रतिनिधि जो है वो उसका अपना परिवार भी होता है, उसके परिवार के लोगों की अपेक्षाएं होती है, उनके साथ आप गुणवत्तापूर्ण समय बिताएं। कितना ज़्यादा आप तारतम्य बिठा पाते हैं राजनीतिक व्यस्तता से पारिवारिक ज़रूरतों, उनकी अपेक्षाओं को लेकर? देखिए, आपके द्वारा निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण विषय और महत्वपूर्ण सवाल आपके द्वारा पूछा गया, लेकिन हम लोगों के लिए उतना ही ज़्यादा दुर्भाग्य, क्योंकि मैं अपना व्यक्तिगत देख रहा हूँ कि मेरा पारिवारिक जीवन पूरी तरह से शून्य है। पारिवारिक जीवन शून्य है, व्यक्तिगत जीवन शून्य है। सामाजिक गतिविधि और राजनीतिक गतिविधियों के कारण इन सारी चीज़ों से हम लोग दुर्भाग्यवश काफ़ी दूर हैं। और अभी ये स्थिति मेरा है कि जितना सोशल एक्टिविटी है उस सोशल एक्टिविटी में आधा समय हम देते हैं और आधा समय मेरी धर्मपत्नी कौशल्या जी हैं वो देती है। अगर 10 कार्यक्रम है तो आधा कार्यक्रम वो करते हैं, आधा कार्यक्रम 10 बजे से 2 बजे अगर हम फील्ड में रहते हैं तो मैडम भी 10 बजे से 2 बजे तक सामाजिक गतिविधि पूरा करने में मेरा साथ देती है। और दूसरा है कि पारिवारिक मामले में थोड़ा सा इस मामले में देख रहे हैं कि मेरे 2 लड़के में बड़ा लड़का ऑटोमोबाइल इंजीनियर है शशि शेखर, जो आज या कल में वो माउंट एवरेस्ट का चढ़ाई का अंतिम दौर पर है जी। तो वो ऑटोमोबाइल इंजीनियर है, वो अपने करियर में लगा रहता है, अपना जुनून है उसका, उस जुनून में लगा हुआ है। और उसका भी जुनून यही कि हम कुछ ऐसा काम करें जो आपसे अलग हट के करें। और मेरी पहचान आपकी वजह से नहीं बने, बल्कि मेरा अपना पहचान स्वयं में अपने कर्मों से मेरा स्थापित हो। और इसलिए उसका एक संकल्प है कि अभी सबसे पहले हम माउंट एवरेस्ट पर अपना देश का तिरंगा फहराने का काम करें, और उस दिशा में अभियान में लगा हुआ है। मेरा एक छोटा लड़का है जो योगेश राजा नाम है, अभी वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। इससे पहले भी यूपीएससी सीडीएस में हुआ था फिजिकली, फाइनली नहीं हो पाया उसका चयन, लेकिन अभी यूपीएससी में पूरी तरह से लगा हुआ है। मैडम साथ में रहती हैं और सामाजिक गतिविधि में ज़्यादा समय, तो निश्चित रूप से समय चूँकि अपने लिए बिल्कुल अपने लिए भी समय नहीं है, परिवार के लिए नहीं समय है, सब कुछ क्षेत्र जनता के लिए, सारा चीज़ हम लोगों का पूरा जीवन जनता के लिए समर्पित है। मेरा भी और मेरी धर्मपत्नी मैडम का भी सारा परिवार, सारा समय जनता और क्षेत्र के लिए समर्पित है। चलिए, एक सवाल बार बार आता है, झारखंड गठन जब हुआ, बिहार से पृथक हुआ जब झारखंड, तो लगातार 14 वर्षों तक झारखंड में सरकारें जो हैं वो बदलती रहीं, सरकार में अस्थायित्व नहीं रहा। संयोग से वर्ष 2014 के विधानसभा चुनाव के बाद सरकार जो है वो अस्थायी तौर पे काम कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि अस्थायित्व आवश्यक है और इससे किस प्रकार का बदलाव आता है?
देखिए, निश्चित रूप से किसी भी राज्य के विकास के लिए, किसी भी राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए, राज्य में विधि व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, राज्य को ऊंचाई पर ले जाने के लिए सरकार का अस्थायी होना बहुत ही आवश्यक है। और ये एक सुखद संकेत है कि अभी विगत 2 बार से हम लोग देख रहे हैं कि अस्थायी सरकार झारखंड में बन रही है और इसका एक अच्छा परिणाम आ रहा है कि विकास के काम हो रहे हैं, राज्य विकास की पटरी पर आगे बढ़ रहा है। तो निश्चित रूप से किसी भी राज्य के लिए, किसी भी राज्य के विकास के लिए, विधि व्यवस्था के लिए या अन्य विकास के जितने भी आयाम हो, उसके लिए अस्थायी सरकार का होना बिल्कुल ही आवश्यक है। संक्षेप में जानना चाहेंगे, आप विभिन्न महत्वपूर्ण समितियों के भी सदस्य हैं, किस प्रकार की एक्टिविटी जो है वो चलती है और किस प्रकार से आम लोगों को इसका फ़ायदा मिलता है? देखिए, निश्चित रूप से झारखंड विधानसभा में कई समितियां बनी हुई हैं और कई महत्वपूर्ण समिति भी है, कई वित्तीय समिति भी है और निश्चित रूप से ये झारखंड विधानसभा की जो समितियां निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण और बहुत उपयोगी है और हमें तो कई समितियों में काम करने का अनुभव मिला है। प्राक्कलन समिति में भी मिला है, लोक लेखा समिति में भी मिला है, सरकारी आश्वासन समिति भी मिला है। तो निश्चित रूप से इन समितियों का उपयोग हम लोग जनहित में, जन समस्याओं को निराकरण करने में हम लोग इसको कर सकते हैं। और ये भी सच है कि अभी हम लोग देख रहे थे कि लगभग हम लोक लेखा समिति की बात करते हैं तो लोक लेखा समिति में अभी लगभग 1,500 से ज़्यादा मामले, 1,500 से ज़्यादा जो एजी का उठाया हुआ आपत्ति है उसका निराकरण नहीं हो पाया। तो कहीं न कहीं ये वित्तीय अनुशासन के लिए ये आवश्यक है कि जो एजी का आपत्ति है उसका ससमय निराकरण हो। ये सरकार के लिए भी, विभाग के लिए भी और ये महत्वपूर्ण है और हम लोगों ने लगातार प्रयास किया है कि उसका एक एक आपत्ति का हम लोगों ने समीक्षा करके निराकरण की दिशा में काम कर रहे हैं। अभी सरकारी आश्वासन 2,000 से ज़्यादा, राज्य बनने से अब तक में अभी भी 2,000 से ज़्यादा आश्वासन सरकार का जो सदन में दिया हुआ वो लंबित है। तो समिति के लिए अच्छा है कि समिति एक एक विषयों को मॉनिटरिंग करके, इनकी समीक्षा करके इसको निराकरण करने और जो भी आश्वासन है जनहित में है तो निश्चित रूप से समितियां काफ़ी कारगर है जन समस्याओं को निराकरण के लिए। राज्य हित में और जनहित में निश्चित रूप से ये समितियां कारगर भूमिका निभा रही है। बस एक अंतिम सवाल है, मतलब हर एक विधायक जो है वो पूरी अपनी इच्छा शक्ति के साथ जो है वो कार्य संपन्न कराता है, लेकिन आपका अपने बारे में कम से कम 2 ऐसी बातों को बताइए, 2 ऐसे मुद्दे बताइए जिसको आप चाहते हैं कि आप इसको सॉल्व कराना, इसका समाधान कराना जो है वो आपका सपना है। आप लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं लेकिन वो समाधान नहीं हो पा रहा है। देखिए, एक तो मेरा जो महत्वपूर्ण अपना संकल्प था, वो संकल्प क्या, मेरे विधानसभा क्षेत्र का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र का गोमिया प्रखंड और कसमार प्रखंड, गोमिया प्रखंड का अगर हम देखेंगे तो जो चतरोचट्टी थाना क्षेत्र वो पूरी तरह से नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण उसका एक दुष्परिणाम जो रहा है, वहाँ पे आज भी विकास की किरण नहीं पहुँच पाई है। कई ऐसे गांव, कई ऐसे पंचायत, विशेषकर हम चूटे पंचायत देखते हैं तो चूटे पंचायत में अभी भी जाने के लिए वहाँ पर पुल पुलिये नहीं हैं, सड़क नहीं है। तो मेरा एक संकल्प था कि हम विकास का शुरुआत, विकास की किरण सबसे पहले वहीं पहुँचाने का काम करेंगे जहाँ विकास की किरण नहीं पहुँची है। उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग देखें तो नवाडी एक जगह है, आज़ादी का 75 वर्ष में आज तक वहाँ पर जाने के लिए पुल नहीं बना। चूटे पंचायत के कई ऐसे 5 जगह ऐसे हैं जहाँ पर आज तक पुल पुलिया नहीं, हमने प्राथमिकता के पर लिया है और अभी हमें सफलता भी मिली है। कभी उन सारे जगहों पर जहाँ पर पुल पुलिया नहीं बना था, हमने सरकार के सहयोग से उन सभी नक्सल प्रभावित जगह पर आवागमन सुव्यवस्थित हो पाया। इसके लिए अभी कई पुल पुलियों का निर्माण भी कराया है, कई का स्वीकृत कराया है, कई का भी काम चालू कराना है, कई का भी हमें स्वीकृति भी करानी है। तो मेरा पहला जो था कि झुमरा पहाड़ जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर पुल पुलिया सड़क का निर्माण हो पाए,
इस दिशा में मेरा संकल्प था और सरकार के सहयोग से इसको करने में हमें सफलता भी मिल रही है। तो दोस्तों, हमने बातचीत की विधायक लंबोदर महतो जी से। अगली कड़ी में हम फिर किसी हस्ती के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। धन्यवाद।